Assalamu alaikum. Today we will solve standard costing MTQ number 24.2. Canoli uses standard costing to control its cost and revenues. A standard cost card for its only product, the FY, is given below together with the standard cost operating system for the last month. अच्छा जी, कनौली जो है वो यूज करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी, अपने रेवेन्यू और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है उसने किसके लिए, द प्रोडक्ट FY के लिए वो नीचे दिया हुआ है, वो ये रहा। और साथ में स्टैंडर्ड कॉस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम भी दी हुई है लास्ट मंथ की, वो ये रही पूरी। ठीक है, सेलेक्ट द टास्क। इस वाले MTQ में एक ही टास्क है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फ्रेजेस और नंबर टू करेक्टली कंप्लीट द कमेंट्री ऑन द लास्ट मंथ रिजल्ट। ये कमेंट्री है कि कनौली यूजेस स्टैंडर्ड पिकलिस्ट वन कॉस्टिंग। अब पिकलिस्ट वन में से हमने देखना है कि एब्जॉर्प्शन यूज करती है या मार्जिनल। तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी कमेंट्री के इसके अंदर जितने भी फ्रेजेस आएंगे या कोई वर्ड आएगा या कोई नंबर्स आएंगे तो उनको हमने पिक लिस्ट में से, जो हमें 7 पिक लिस्ट दी हुई है, इसमें से चूज करना है। राइट, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला है कनौली यूजेस स्टैंडर्ड पिकलिस्ट वन कॉस्टिंग। कि क्या कनौली पिकलिस्ट वन में है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है या मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है। तो बच्चों, ऊपर अगर हम स्टेटमेंट पे गौर डालें तो स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स, यहाँ से हमें एक क्लू मिला कि ये मार्जिनल नहीं एब्जॉर्प्शन यूज करती है। इसके अलावा कि जो फिक्स ओवरहेड के एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस है, यहाँ से हमें क्लू मिला कि कनौली जो है वो यूज करती है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नंबर सेकंड है फिर, इन द लास्ट मंथ एक्चुअल सेल्स सेलिंग प्राइस वाज पिकलिस्ट टू स्टैंडर्ड। लास्ट मंथ की जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो पिकलिस्ट टू में क्या लिखा हुआ है, हम पिकलिस्ट टू जाकर देखनी पड़ेगी। पिकलिस्ट टू ये रही, हायर देन, हायर देन स्टैंडर्ड, लोअर देन स्टैंडर्ड या इक्वल टू स्टैंडर्ड। अब ये हमें इसके लिए करनी पड़ेगी वर्किंग कि मेरी जो लास्ट मंथ की, इन द लास्ट मंथ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, वो जो हमें लास्ट मंथ का वो दिया हुआ है ना स्टेटमेंट, कि जो हमारी लास्ट मंथ की सेलिंग प्राइस है वो इस मंथ की सेलिंग प्राइस से हायर, मतलब कि हायर है, लोअर है या इक्वल टू है। अच्छा जी, अब मैं एक बात बताऊं। सबसे पहले आप लोग की जो सेलिंग प्राइस कहाँ से पता चलेगा, सेल्स प्राइस वेरिएंस से। सेल्स प्राइस वेरिएंस मेरा कितना है, 10,000 फेवरेबल। मेरा जो सेलिंग प्राइस वेरिएंस, सॉरी, जो मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस 10,000 फेवरेबल है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी वो हायर होगी स्टैंडर्ड से। दैट्स वाई मेरा सेलिंग सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी यहाँ पे वर्किंग करूं, जरूरत तो नहीं है वैसे, तो पहले हम, मैं लिख देती हूँ, पहले हम कनौली जो है वो एब्जॉर्प्शन यूज करती है। सेकंड पे मैं लिख रही हूँ, वो पूछ रहा है कि आपकी जो लास्ट मंथ की जो सेलिंग प्राइस है वो बजट से हायर है, लोअर है या इक्वल है। तो वो मैंने किस तरह अंदाजा लगाया कि मेरा जो सेल प्राइस वेरिएंस है वो 10,000 से फेवरेबल है। फेवरेबल होने का मतलब ये है कि मेरा एक्चुअल ज्यादा होगा स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टैंडर्ड बनाया होगा कि मेरी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस होगी 10, लेकिन एक्चुअल में मेरी प्राइस
हुई 11। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं पिक लिस्ट 2 में यहाँ पे लिख सकती हूँ कि in the last month actual selling price was higher than standard, higher। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हायर। तीसरे की बात करते हैं अब। तीसरे में वो कह रहा है एक्चुअल यूनिट सोल्ड वर पिकलिस्ट 3 बजटेड। जो मेरे 1000 लेस देन बजटेड, 1000 मोर देन बजटेड, 500 लेस देन बजटेड या 500 मोर देन बजटेड। अब मैं इस बात का अंदाजा कैसे लगाऊं? मैं इस बात का अंदाजा लगाती हूं अपने, मैं नीचे वर्किंग वाले कॉलम में आऊंगी। आप लोग जो हो क्वेश्चन को अपने सामने रखो। अगर मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर रही हूं तो इससे ताकि आप लोगों का फोकस ना हटे। ठीक है, मुझे जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। क्वेश्चन में अगर आप लोग ऊपर स्टेटमेंट में जाके देखोगे ना, तो मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है 50,000 का एडवर्स। ठीक है, और मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में प्रॉफिट दिया हुआ है 50। तो अगर मैं इस -50,000 को 50 से डिवाइड करवा लूंगी तो मेरे पास यूनिट्स नहीं आ जाएंगे? अगर मैं कैलकुलेटर के अंदर -50,000 डिवाइडेड बाय 50 -1000। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नेगेटिव आने का मतलब ही यही है। अगर मैं ये मेरा जो ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नेगेटिव आने का मतलब ही यही है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नेगेटिव आने का, एडवर्स आने का मतलब ही यही है कि जितना मैंने बजट किया था मेरे एक्चुअल यूनिट सोल्ड उससे भी कम है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं ये वर्किंग नहीं करती ना तो ये बात तो मुझे पता चल जाती कि कम है, लेस है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कितने से कम है। तो इसीलिए मैंने जो है ये वर्किंग करी, तो अब मुझे पता चल गया कि मेरे जो बजटेड से यूनिट हैं वो मेरे एक्चुअल सेल से कितने कम है, -1000 यूनिट्स। तो 1000 लेस देन, तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड वर 1000 लेस देन बजटेड। लेस देन, ठीक है। आगे फिर है एन एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू वॉज पिकलिस्ट 4। पिकलिस्ट 4 में देख के बताना है कि एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना है। 8,90,000, 9,10,000, 4,60,000 या 458। सबसे पहले तो मैं क्या वर्किंग करूंगी 4 के लिए, नीचे आऊंगी। मुझे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स को मैं डिवाइड करवाऊंगी अपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट से। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स है मेरा 4,50,000
स्टैंडर्ड प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में दिया हुआ है 50। कहाँ से ये मैंने दोनों चीजें उठाई है मैं दिखा देती हूँ। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स 4,50,000 और ये मेरा है स्टैंडर्ड प्रॉफिट 50। इसको जब मैंने डिवाइड करवाया तो मेरे पास आ गया 9,000। ये मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल यूनिट सोल्ड, या एक्चुअल सेल्स यूनिट। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब मेरा जो सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मेरा? मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। सही। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को खोल दूं, खोलूं कैसे? अच्छा, मुझे ये पता है कि मेरा जो ये सेलिंग प्राइस वेरिएंस है ये 10,000 फेवरेबल है। क्वेश्चन में ना जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मुझे दी हुई है उसमें ये 10,000 मेरा फेवरेबल है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको खोलूं कैसे? स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। सिर्फ फॉर्मूला को जिस तरह मैथ्स में करते हैं खोल दिया है मैंने। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में मुझे दी हुई है 100, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मैंने निकाले हैं 9,000। एक्चुअल प्राइस मुझे पता नहीं है, ठीक है, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये तो पता है कि आपके 9,000 है, पर उसकी मुझे प्राइस तो नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको मल्टीप्लाई जब करवाऊंगी तो मेरे पास जो है यहाँ से एक्चुअल रेवेन्यू आएगा। बेसिकली मुझे एक्चुअल प्राइस मालूम करनी ना, एक्चुअल रेवेन्यू चाहिए मुझे। तो अब अगर मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 9,000 आ जाएगा 9 लाख। ये मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है ये फेवरेबल का है, तो 9 लाख प्लस 10,000, 9,10,000, ये आ गया मेरा एक्चुअल रेवेन्यू। मैंने सिर्फ पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट की मदद से एक्चुअल यूनिट सोल्ड निकाले, फिर मैंने सेल्स प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला में पुट किया। एक्चुअल वाली चीजें मुझे पता नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है उन उन दोनों को मैंने आपस में ऐड कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा, तभी तो वो 10,000 आएगा ना फेवरेबल। कि मैंने अगर मैं इसको यूं करूं कि मैंने स्टैंडर्ड किया था 9 लाख, असल में हुआ है 9,10,000, तो मीन्स 10,000 फेवरेबल। इस तरह ये 10,000 फेवरेबल आया। तो दोनों चीजें मैच भी हो गई और मुझे पता भी लग गया कि मेरा जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो है 9,10,000। तो एन एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू वॉज 9,10,000। ठीक है, अब 5 पे चलते हैं। 5 पे है प्रोडक्शन वॉज पिकलिस 5 देन बजटेड। प्रोडक्शन वॉज 100 यूनिट लेस देन, 100 यूनिट्स मोर देन, 200 यूनिट लेस देन, या 200 यूनिट्स मोर देन।
अब उसके लिए प्रोडक्शन का ताल्लुक हमें पता लगता है हमेशा फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस से, ठीक है, और वॉल्यूम वेरिएंस से। तो हम नीचे आएंगे फिफ्थ के लिए। मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एफओएच का रेट पर यूनिट। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मुझे निकाल के दिया हुआ है 1000 एडवर्स, और एफओएच का जो रेट है वो है 10। स्टिल मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन का डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं 1000 को लेस डिवाइड या मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगी तो ये आ जाएगा -100। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है दरमियान का वो है -100। तो जो मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन थी वो 100 कम थी किससे, बजटेड प्रोडक्शन से। फॉर एग्जांपल मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन थी 900 और मेरी बजटेड थी 1000, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 100। तो अब मैं पिक लिस्ट में जाके कस कर सकती हूँ ना कि प्रोडक्शन वाज 100 यूनिट लेस देन 100 यूनिट लेस देन बजटेड। ठीक है, किस तरह मैंने ये वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स ओवरहेड की वॉल्यूम वेरिएंस से निकाला। ओके, आगे चलते हैं। मटेरियल कॉज द बिगेस्ट कॉस्ट वेरिएंस whereas a decision to pay picklist 6 standard price less than और मोर देन। कह रहा है कि मैंने जो मेरा जो मटेरियल का जो वेरिएंस है वो तमाम वेरिएंसेस में सबसे ज्यादा है, 10,000 है, 10,000 फेवरेबल। तो जो मैंने जो प्राइस पे की है वो लेस देन की है या मोर देन की है, तो ये तो मैं जब वर्किंग करके पता चलेगा। 6 के लिए मैं काम कर रही हूँ ना। आप लोग जरा अगर गौर करो कि जो मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है ना, वो 10,000 से फेवरेबल है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि कनौली ने स्टैंडर्ड से कम प्राइस पे की होगी। अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अगर कनौली ने स्टैंडर्ड बनाया था कि वो 10 पे करेगी लेकिन असल में उसको 9 का पड़ गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है उसके लिए। एक चीज जो उसने सोचा था उसको 10 की मिलेगी लेकिन एक चीज उसको 9 की मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ऊपर आऊंगी अपने पिक लिस्ट में कि उसको लेस देन मिला, कि जो स्टैंडर्ड प्राइस से उसको लेस देन मिला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वेयर अ डिसीजन टू पे पिक लिस्ट लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस, नॉट मोर देन। मोर देन होता तो मेरा वो वेरिएंस फेवरेबल आता ही नहीं। फिर लिखा हुआ है द कंपनी यूजेस पिकलिस्ट 7 बजट। कंपनी जो है कौन सा पिकलिस्ट 7 से बताना है, बल्कि यूं नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्टेड इन द कंपनी, जो ये पूरा एक इसको दोनों को यूं समझे आप लोग कि मटेरियल कॉस्ट द बिगेस्ट कॉस्ट वेरिएंट वेयर अ डिसीजन टू पे पिकलिस्ट
लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस रिजल्टेड इन द कंपनी यूजिंग पिकलिस्ट 7 बजट। अब कंपनी को 800 मोर देन फ्लेक्स बजट, 800 मोर देन ओरिजिनल बजट, 600 मोर देन फ्लेक्स बजट, 600 kg मोर देन ओरिजिनल बजट। तो बजट की मतलब क्वांटिटी के हवाले से वो पूछ रहा है। तो मैं नीचे आऊंगी 7 में, मैं मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला लिखूंगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मुझे स्टेटमेंट में मटेरियल यूजेज वेरिएंस 8000 एडवर्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दी हुई है 10। अगेन मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं पता। मैं 8000 को डिवाइड करवा दूंगी 10 से, मेरे पास आ जाएगा 800। इसका मतलब ये जो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो है 8 माइनस 800। मेरा जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस एडवर्स आया है, इसका मतलब ये है फ्लेक्स्ड, मतलब फ्लेक्स यहाँ पे स्टैंडर्ड मीन्स होता है फ्लेक्स्ड, ठीक है, कि मेरा फ्लेक्स्ड कम होगा एक्चुअल से। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्लेक्स्ड होगा 800 और एक्चुअल होगा 1600। तभी जो इसका इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 800, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में इसको यूं भी बोल सकते हैं कि मेरा 800 ज्यादा होगा फ्लेक्स से, यानी कि मेरा एक्चुअल जो है वो 800 ज्यादा होगा फ्लेक्स से, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहां मैं आऊंगी फिर 800 मोर देन फ्लेक्स बजट, यानी कि फ्लेक्स का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि मेरा जो है 800 ज्यादा है फ्लेक्स से। एक्चुअल में मैंने 800 केजी ज्यादा खरीदा है जितना मैंने फ्लेक्स्ड किया था, जितना मेरा स्टैंडर्ड था। तो यहाँ पे आ जाएगा 800 मोर देन फ्लेक्स्ड। अगर इसको मैं यूं पढ़ूं, Canoli uses standard absorption costing. In the last month, actual selling price was higher than standard. Actual units sold were 1000 less than, and actual sales revenue was 9,10,000. Production was 100 units less than budgeted. Material cost, the biggest cost variance where a decision to pay less than standard price resulted in the company using 800 more than flexed। ये जो है ना 6 और 7 की मिला हुआ है कि कंपनी ने स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड से कम प्राइस पे की है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्चुअल है उसको 800 केजी मोर देन फ्लेक्स, जितना उसने स्टैंडर्ड बनाया था उसने 800 केजी ज्यादा परचेज किया है। आई होप आपको ये एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।